गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के मॉक 5 का सॉल्यूशन, जिसमें 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जो भी भाई लोग इसके पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं और वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं 25 क्वेश्चंस, तो उसको पहले कर लीजिए ताकि आप में ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जो भाई इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं वो अपना बताइएगा एक्सपीरियंस क्या है, आउटपुट क्या है। 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने से आप में इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है। तो आज मैं वीडियो को किसी कारण से लाइव नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा। तो चलते हैं, आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ। मॉक टेस्ट 5 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रॉप द सब्जेक्ट, मतलब विषय को क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। विषय को ड्रॉप कर देना इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप चर्चा कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, उस पॉइंट से हट जाना। तो उस पॉइंट से हट जाना, तो ये जो हमारा फ्रेज है इसका मीनिंग होता है क्या, चेंज द टॉपिक। क्या, विषय को ड्रॉप कर देना। जिस सब्जेक्ट पे आप चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी को क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए। इसका मतलब अपने विषय को, जिस विषय पे, जिस मुद्दा पे आप डिस्कस कर रहे थे, उसको चेंज कर दिए। तो चेंज द क्या हो जाएगा, टॉपिक। सही आंसर क्या होगा, बॉल। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग बॉल ही लगाए होंगे। आप जानते हैं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिया जाता है, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, पंकज इंग्लिश। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पंकज इंग्लिश सर्च कीजिए, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आगे है, गिवन द जम्बल्ड सेंटेंसेस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स दियर करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन होगा। तो ये पहले के सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, पहले के एसएससी के एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। यहाँ पे 1 लिख दिया है, इसका मतलब ये ओपनिंग पार्ट है, और यहाँ पे 6 लिख दिया है, इसका मतलब ये क्या है, क्लोजिंग पार्ट है। तो ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। तो बीच का आपका 4 ऑप्शन है, PQRS, इसी को अरेंज करना होता है। तो कह रहा है आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ओबलाइज मी। ठीक है, मतलब रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया ऐसा एहसान करने से। अब क्या चीज के लिए इनकार किया है, तो इस सेंटेंस को स्टार्ट नहीं दे सकता। आई डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, ये भी आपको लग रहा है कि रिलेट नहीं कर रहा है 1 से, तो आप इसको भी नहीं लिख सकते। एक्चुअली आई वॉन्टेड हिज अ स्कूटर फॉर अ डे, आई फेल्ट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ। तो सबसे पहले बताइएगा ना कि आप अपने दोस्त से मिलने क्यों गए, अपने दोस्त के पास क्यों गए। कह रहे हैं कि पिछले सप्ताह मैं अपने किसके पास गया, दोस्त के पास गया। तो दोस्त के पास गए तो उसके पास रीजन को क्या कीजिए, इलाबोरेट कीजिए, रीजन को बताइए कि क्यों गए। तो रीजन कहाँ पे बताया गया, आर में। तो सेंटेंस का स्टार्ट कौन देगा भाई, आर देगा क्या, सेंटेंस का स्टार्ट आर देगा। तो इसमें आर नहीं है, इसमें आर नहीं है, इसमें आर नहीं है। ठीक है, तो आर हमारा किस में है, फर्स्ट में, यही हमारा सही आंसर होगा। अब एक बार ऑप्शन को चेक करना होता है कि क्या मेरा अरेंजमेंट सही है कि नहीं। अगर आप क्विकली किसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो प्लीज, आपके पास समय होता है तो एक बार सारे जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 इसमें सेंटेंसेस है, चारों के एक बार देख लीजिए कि फिट बैठ रहा है कि नहीं। चलिए मैं चेक करता हूँ। आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, ठीक है, उसके बाद मैंने आर रखा। वास्तव में मैं क्या मैं क्या चाहता था, मैं एक दिन के लिए उसका स्कूटर चाहता था। तो आर हमारा बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहता था तो उसे मैंने बात रखा कि आपका स्कूटर मुझे एक दिन के लिए चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि क्या करने से, ऐसा एहसान करने से, ऐसा काम करने से इनकार कर दिया। तो आरपी का भी लिंक तो सही है, आरपी का भी लिंक तो सही है। जब वो बोला कि हम आपको बाइक नहीं दे सकते हैं, मैं आपको स्कूटर नहीं दे सकता हूं, तो अब नहीं दे सकते हैं तो आप मांगने गए हैं, तो आप तो कुछ बोलिएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बोला जाता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो आपको नहीं दिया गया तब कुछ बोलिएगा नहीं, आप शांति से, मतलब चुपचाप अपने घर पे चलाइएगा। तो वही बोल रहा है कि आर के बाद क्यों, आई डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, मैं एक भी शब्द नहीं बोला। तो आर पी क्यू बिल्कुल सही है। और नहीं बोला तो आप जब घर आ रहे थे तो उस समय आपको बहुत लज्जित फील हो रहा होगा खुद से कि हम क्यों मांगने गए थे। ठीक है, ऐसा दोस्त होता है क्या। तो ये क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एस हो गया। तो सही हमारा आंसर कौन है, फर्स्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये PQRS बहुत आसान था, सारे भाई का सही हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, टू एक्सप्रेस इन एन
अनक्लियर वे, कोई भी चीज को आसपास तरीके से मतलब एक्सप्रेस करना, कोई मैसेज है, कोई टेक्स्ट है, उसको अनक्लियर वे से या डिस्टॉर्टेड वे से क्या करना, किसी के सामने पेश करना ताकि सामने वाले को समझ में नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ब यूज करते हैं, क्या, गार्बल। क्या, गार्बल। तो सही आंसर क्या है, बॉल। आसपास तरीके से एक्सप्रेस करना, बताना, उसी को बोलते हैं गार्बल। ठीक है, आगे है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब तो आप जानते हैं फ्लुएंट होता है। क्या होता है छोटू, फ्लुएंट होता है। ठीक है, फ्लुएंट या बोल सकते हैं परसुएसिव, फ्लुएंट या परसुएसिव, परसुएसिव। ठीक है, इन स्पीकिंग और राइटिंग, इन स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, जो स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में, लिखने में या फिर बोलने में क्या फ्लुएंट हो, उसी को बोला जाता है क्या, एलोक्वेंट। लूसिड मतलब आप जानते हैं कोई भी चीज के लिए स्पष्ट के लिए यूज करते हैं। और इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है क्या, आप बोल सकते हैं कॉम्प्रेहेंसिबल, जिसको समझा जा सकता है उसी को बोला जा सकता है। आप बोल सकते हैं एबल टू बी अंडरस्टूड। क्या, एबल टू बी अंडरस्टूड या फिर कॉम्प्रहेंसिबल, जिसका मतलब होता है जिसको आसानी से समझा जा सके। तो क्या कर रहा था, टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, इसी को बोलते हैं गार्बल, अस्पष्ट तरीके से बताना या फिर एक्सप्रेस करना। तो सही आंसर क्या है छोटू, बॉल होगा का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिएगा आप सीजीएल का भी और सीएचएसएल का भी एग्जाम एट हैंड है, तो यहाँ सब गलती नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस एकदम कंटिन्यू रखिए। डेली एक मॉक आपको लगाना है, और मॉक लगाते हैं तो उसका एनालिसिस भी आपको करना है। और जो भी भाई हमारे सीजीएल एस्पिरेंट हैं, उनको आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है कि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन रिवीजन अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। आपका तो अगर अच्छा प्रिपरेशन है तो ऐसे ही क्वालिफाई कर जाइएगा, लेकिन आपको अभी से ही मेंस को सोच कर प्रिपरेशन करना है सारे सब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ से बदमाशी नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, द मोमेंट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई कैरियर वॉज गिवन टू मी बाई माई बॉस। सबसे पहले क्या करना है, तो इसका वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, वॉइस बनाना है ना। तो देखो इसका वॉइस क्या बनेगा, सबसे पहले आप देख रहे होंगे वर्ब को पकड़ा कीजिए, तो वाज गिवन है। क्या है, वाज गिवन। और आपको बताया गया है कि वाज है या फिर वर है, और इसके बाद भी थर्ड मिल जाए तो ये पैसिव होता है, इसका एक्टिव क्या होता है, V2। तो ये हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या, एक क्या होता है, एक्टिव, और एक क्या होता है, पैसिव होता है। एक क्या होता है छोटू, पैसिव होता है। तो वाज वर प्लस भी थर्ड पैसिव होता है, V2 क्या होता है, एक्टिव होता है। तो अगर पैसिव से एक्टिव बनाना होगा तो आप V2 में चेंज करना, और एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो V2 को वाज प्लस भी थर्ड में चेंज कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले अब एक्टिव बनाना है तो किस पे फोकस करना है, गेब पे। जिस भी ऑप्शन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद गेब रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे गेब नहीं है, हैज आ गया, यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे इज गिविंग है, यहाँ पे क्या है, गेब है। सही आंसर क्या हो गया, लास्ट। सही आंसर क्या हो गया, लास्ट। तो वॉइस का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नरेशन का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो फ्री के मार्क्स होते हैं, मुफ्त के मार्क्स होते हैं। ये जल्दी किसी से गलती नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत बच्चे का अगर अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है, अप्रोच नहीं है, तो समय ज़्यादा ले लेता है। लेकिन आपका अप्रोच सही होता है तो ये क्वेश्चंस को बनाने में 1 से 2 सेकंड का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और जो बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट को रटे हुए है कि ऐसे है तो वैसे करेंगे, सारे चीज़ को देखेगा, तो हो सकता है कि ये वॉइस बनाने में उसको मतलब 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा, और 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा तो आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपका उतना समय नहीं होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, वेन का मतलब होता है कम होना, जिसको आप बोल सकते हैं डिक्लाइन। क्या बोल सकते हैं, डिक्लाइन। तो वेन का मतलब होता है डिक्लाइन, कम होना। तो इसका क्या बोल रहा है, एंटोनिम बोल रहा है। तो एंटोनिम, स्वेल का मतलब क्या होता है, वृद्धि होना, किसी के आकार में क्या करना, बढ़ोतरी होना, उसी को स्वेल बोलते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं टू मेक और बिकम क्या, बिगर। और इसी को खास करके बॉडी में अगर कोई चीज सूजन हो जाता है तो सूजन को भी स्वेलिंग बोला जाता है। तो स्वेल का मतलब होता है फूलना या सूजना, या फिर किसी के साइज में क्या होना, बढ़ोतरी होना। तो टू मेक और बिकम क्या हो गया, बिगर या फिर लार्जर बोल सकते हैं। प्रोस्पर का मतलब होता है फलना फूलना, वृद्धि करना। ठीक है, फलना या फिर फूलना या फिर वृद्धि करना, बोल सकते हैं टू डेवलप इन सक्सेसफुल वे। तो कम होना, पतन होना का एंटो तो हमको लगता है कि प्रोस्पर ही होगा, टू डेवलप इन सक्सेसफुल, वृद्धि होना या फिर फलना फूलना या फिर विकास करना। फैटन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। फैटन का मतलब होता है मोटा होना या फिर किसी को मोटा करना।
तो आप दो बोल सकते हैं, टू मेक और बिकम फैटर। आगे होता है वाइडन। वाइडन भी क्या है, वर्ब है। एक बात सुन लो छोटू, ये फैटन किससे बना है, फैट से, और ये वाइडन किससे बना है, वाइड से, ठीक है। तो एक्चुअली में किसी एडजेक्टिव में अगर ईएन हम लोग जोड़ देते हैं, एक बात याद रखना, अगर कभी आप एडजेक्टिव में ईएन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन के तैयार हो जाता है, वर्ब बनकर तैयार हो जाता है। तो फैट क्या है, एडजेक्टिव है। फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। फैटन मीन्स क्या हो गया, मोटा करना या मोटा होना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है। टू मेक और बिकम क्या हो गया, फैटर, ठीक है। वाइड का मतलब तो जानते हैं, चौड़ा, विस्तृत होता है। वाइड में एन जोड़ दिए तो वाइडन हो गया, तो वर्ब हो गया। टू मेक समथिंग या बिकम क्या हो गया, वाइड, एकदम चौड़ा हो जाना, उसी को बोलते हैं वाइडन। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कटिंग ऑफ आर्म लेग ईटीसी बाय सर्जरी। सर्जरी या ऑपरेशन के माध्यम से या ऑपरेशन के दौरान आपके बॉडी के किसी पार्ट को, किसी भी पार्ट को, लिम्ब को काट करके अलग कर दिया जाता है आपको क्यूर करने के लिए, उस बीमारी से बचाने के लिए। तो वही मेडिकल दृष्टिकोण से बॉडी को जो विच्छेद किया जाता है, बॉडी को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूटेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेशन। इसका हिंदी क्या बोल सकते हैं, अंग विच्छेद। क्या बोलेंगे भाई, अंग विच्छेद, ठीक है, अंग विच्छेद बोलेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग एम्पुटेशन। अरे ये भाई किससे बना है, एम्पुटेट से बना है क्या, एम्पुटेट। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है अंग विच्छेद करना। और जिस व्यक्ति का अंग विच्छेद किया जाता है उसको बोलते हैं एम्प्यूटी। देखिएगा स्पेलिंग गलती हो रहा है यहाँ पे, ए एम होगा, पी होगा। और जिस व्यक्ति का अंग काटा जाता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्यूटी। अंत में क्या होता है, डबल ई, जिसका मीनिंग होता है क्या, अपंग। क्या बोल सकते हैं, अपंग। मेडिकल दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति का बॉडी काट कर अलग किया जाता है उस पर्सन को एम्प्यूटी बोलेंगे। अंग विच्छेद करना एम्प्यूटेट है, और इसी का स्टेट अवस्था है क्या, एम्प्यूटेशन, अंग विच्छेदन। एनेक्सेशन। एनेक्सेशन किससे बना है, एनेक्स से। एनेक्स का मतलब होता है अपने राज्य में, अपने टेरिटरी में, अपने साम्राज्य में दूसरे क्षेत्र को शामिल कर लेना, मिला लेना, संयोजन करना, जोड़ना, मिला लेना, उसी को एनेक्स बोलते हैं। और इसी एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेक्सेशन। तो एनेक्सेशन का मतलब होता है क्षेत्र का हरण, ठीक है, या राजहरण जिसको बोलते हैं। किसी दूसरे राज्य पे अधिकार करके अपने राज्य, अपने साम्राज्य में उसको मिला लेना, तो इस प्रकार के एक्शन को एनेक्सेशन बोलते हैं। और एनेक्स का मतलब होता है संयोजन करना, मिलाना, या फिर आप बोल सकते हैं हड़प लेना, ठीक है। तो ये वर्ब है, नाउन है। एम्बुलेटरी का मतलब होता है औषधालय। एम्बुलेटरी का मतलब दवाखाना या औषधालय। और इसी एम्बुलेटरी का एक मतलब होता है चलने वाला, रिलेटिंग टू और एडाप्टेबल फॉर क्या, वॉकिंग, चलने वाला। अरे एम्ब्यू का मतलब ही होता है चलने वाला, ठीक है, जैसे कि एम्बुलेंस भी आप जानते हैं, ठीक है। तो एम्बुलेटरी का मतलब औषधालय या दवाखाना भी या चलने वाला। ट्यूमर तो जानते हो ना, ट्यूमर बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है किसी टिश्यू को, तो उसी को ट्यूमर बोलते हैं। स्वेलिंग अ पार्ट ऑफ क्या होता है, द बॉडी, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा एम्प्यूटेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, ठीक है। नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को आप स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 का सही आंसर क्या है, फर्स्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू आस्क नाइसली, कह रहा है कि आप यदि सुंदर तरीके से नाइसली किसी से पूछते हैं, योर सिस्टर विल प्रोबेबली अलाउ यू हैव अ पीस ऑफ केक। आपकी सिस्टर जो है संभवतः आपको अलाउ करेगी एक पीस केक ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए, जो भी है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मेरे अनुसार। देख लो, मैं आपको एक पॉइंट बताया हूं, आपको याद है या नहीं है मुझे तो नहीं पता। अलाउ होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर, या फिर एडवाइज होता है, एडवाइज, या फिर रिक्वेस्ट भी ले सकते हो। क्या, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। इसके बाद बाबू लोग ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद टू भी वन बोले तो एडवांस वर्ब के रूप में इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। ये तो आप लोग नरेशन में भी पढ़े होंगे,
कहाँ पढ़े होंगे? नरेशन में। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ड आते हैं स्पीकर के बाद, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी होता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद टू भी बनाता है। अरे पढ़े थे ना, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आई अलाउड यू टू गो देयर। ठीक है, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, टू गो टू द पार्टी। जो भी आपको बोलना है उस चीज को आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद टू भी बनाता है। अच्छा हाँ, अगर कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, याद रहे, अगर कभी ऑब्जेक्ट नहीं आए तो ध्यान दीजिएगा, क्या गलत हो जाएगा क्या? तो नहीं सर, फिर भी सही होगा। ऑर्डर है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और एक अलाउ भी लिख लेना, जगह यहाँ पे नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूं। तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो फिर क्या आएगा? जेरंड आएगा। क्या आएगा? जेरंड आएगा। ठीक है, जेरंड आएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट दोगे तो क्या यूज करेंगे? भर प्लस आईएनजी की टू भी वन। और अगर आप ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ना, ग्रीन से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो सुनकर लिख लीजिए, अब से मैं ग्रीन पेन यूज नहीं करूंगा। देखिए, तो अगर ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, अलाउ है तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा? हमारा जेरंड आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, जेरंड आएगा। जैसे कि आप फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई अलाउड यू, तो क्या यूज करेंगे? टू गो देयर। लेकिन अगर यू नहीं रहेगा तो मैं ऐसे यूज करूंगा, आई अलाउड गोइंग देयर। ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू भी वन, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब आईएनजी। मैं इसे मिटाता हूं, देखिए देखिए, मैं इसे मिटा देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। चलिए, तो देखिए छोटू, अब मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ता हूं। ये हमारा क्या है? डूअर है, और अलाउ है तो ये वर्ब है, और इस वर्ब के लिए क्या है? डूअर है। ठीक है, और इस अलाउ के लिए यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं बताया हूं कि ऑर्डर के बाद या अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या हम लोग यूज करेंगे? टू भी वन। लेकिन यहाँ पे तो है भी वन है। अच्छा, हैव के बाद जो आप पीस ऑफ केक है, यहाँ पे जो आप पीस ऑफ केक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हैव है ना, वो क्या है? भी वन है। भी वन नहीं होता है ना, ये भी वन नहीं होता है। भी वन के जगह पे होना चाहिए था टू हैव। ये जो V1 आप देख रहे हैं, इस V1 के जगह पे क्या होना चाहिए था? ये V1 के जगह पे होना चाहिए था टू हैव। ठीक है, तब सही होता। प्रोबेबली अलाउ यू टू हैव अ पीस ऑफ, क्या हो गया? केक। लेकिन आप देख रहे होंगे कि टू हैव किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे टू हैव नहीं है। अलाउ के साथ दैट क्लाउज का यूज नहीं होता, और लेट यू, लेट के साथ हमेशा V1 आता है। तो जब ये V1 आ चुका था तो टू नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट तो ऐसे ही गलत है। तो जो कार्य करता है अलाउ, वही कार्य करता है अलाउ, लेट। लेकिन लेट के साथ क्या आता है? V1, और अलाउ के साथ क्या आता है? टू प्लस V1। जैसे हम बोल सकते हैं, वो मुझे वहां जाने की अनुमति देगी, तो बोलने का दो तरीका है, सी अलाउज मी टू गो देयर, या तो फिर आप बोल सकते हैं सी लेट्स मी गो देयर। तो अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टू V1, लेकिन लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद क्या यूज करेंगे? V1 यूज करेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना ही करना है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ हर हाल में क्या? V1 आएगा। लेकिन अलाउ के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? टू प्लस V1 आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? बॉल है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? His idea of reducing the quality of article to cope with, to cope with एक फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा, सामना करना, निपटना। याद रहे, अगर कभी भी कोप विथ के साथ, कोप विथ के साथ अगर यूज करता है कोप अप विथ, तो याद रहे अप का प्रयोग ध्यान दीजिएगा गलत होता है, सुपरफ्लुअस होता है, कोबित होता है। बहुत सारे एग्जाम में वो एरर कर देता है। तो हिज आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल, कह रहा है कि उसका एक आइडिया है, विचार है, सुझाव है कि आर्टिकल के क्वालिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या करने के लिए? मार्केट का जो प्राइस हो रहा है, जो मतलब इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस है, मार्केट का जो बढ़ता हुआ कीमत है, उससे निपटने के लिए। या तो आप ध्यान दीजिएगा आर्टिकल का कीमत बढ़ा दीजिए, या फिर उसको क्वालिटी को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए।
आप क्वालिटी बढ़ा नहीं सकते हैं, क्वांटिटी को कम कर नहीं सकते, क्वालिटी ध्यान दीजिएगा बढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, क्वांटिटी कम नहीं कर सकते हैं। तो आप को अगर ध्यान दीजिएगा फिर भी बेनिफिट कमाना है, बेनिफिट अर्न करना है, तो एक उपाय आपके पास है कि उतना ही क्वांटिटी दीजिए वस्तु का, कीमत भी मत बढ़ाइए, और उसकी क्या कर दीजिएगा, क्वालिटी को कम कर दीजिएगा। वाह क्या है, इंक्रीजिंग मार्केट प्राइसेस वाज नॉट लिसन टू। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उसका जो आइडिया है कि आर्टिकल के क्वालिटी को कम कर देगा इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस से निपटने के लिए, इसको कोई लोग स्वीकार नहीं करने वाला, कोई लोग स्वीकार नहीं करने वाला। अरे कोई कस्टमर चाहेगा कि जो वो वस्तु खरीद रहा था, उसका जो आर्टिकल खरीद रहा था उतना पैसा में उतना ही पैसा मिले, लेकिन क्वालिटी खराब मिले। क्वालिटी अगर खराब मिलने लगेगा ना, तो लोग उस वस्तु को, उस आर्टिकल को लेना छोड़ देगा। हाँ, थोड़ा प्राइस बढ़ा दोगे तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी आप खराब नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि तुम्हारा जो विचार है, उसका जो विचार है कि आर्टिकल के प्राइस को रिड्यूस कर, आर्टिकल के क्वालिटी को आप रिड्यूस कर दीजिएगा, तो ये किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्वीकार करने के लिए लिसन वर्ड का प्रयोग कैसे करोगे? किसी को आप ध्यान से थोड़े ना सुनते हैं तो लिसन नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, एग्री टू, आप सहमत नहीं होते हैं तो एग्री टू, एग्री तब होता जब एग्री टू के बाद कुछ नाउन या प्रोनाउन रहता, तो कुछ है नहीं, तो इसके कारण ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे है, ध्यान दीजिएगा, टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कोई चीज को हल्के में लेना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को कोई लोग स्वीकार नहीं करेगा, इस विचार को, इस थॉट को कोई स्वीकार नहीं किया, कोई स्वागत नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा। आप कोई नया विचार लेकर आए, थॉट लेकर आए, आइडिया लेकर आए, और आपके आइडिया से सब लोग सहमत हो गए, सारे लोग आपके आइडिया को स्वीकार कर लिया, तो लोगों ने आपके आइडिया को, आपके विचार को क्या किया, वेलकम किया। तो कोई चीज के आइडिया को, विचार को क्या करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वागत करने के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, वेलकम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए, आई कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ अ यंग वर्किंग मदर। क्या होगा यहाँ पे, आइडेंटिफाई। हाँ, कह रहा है कि यदि मैं किसी प्रॉब्लम को क्या समझ पाता हूँ, यंग मैन, जो यंग वर्किंग मदर होती है, जो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में यंग होती है, वो काम कर रही हो, जो माँ होती है ना, उनका क्या प्रॉब्लम होता है, मैं उसको समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ, मेरा कोई संबंध है, मैं उनको करीब से जानता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या के साथ आपका कनेक्शन है, उसको आप करीब से जानते हैं, और उसके प्रॉब्लम को आप समझते हैं, और उसके संदर्भ में अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, आइडेंटिफाई विथ। आइडेंटिफाई विथ, ध्यान दीजिएगा, यदि आप मतलब किसी भी चीज से, किसी भी मान लीजिएगा समथिंग या एनीथिंग से आप क्या हैं, आइडेंटिफाई विथ हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई विथ थिंग्स अगर आप हैं, कोई चीजों से अगर आप आइडेंटिफाई विथ हैं, इसका मतलब है कि यू हैव अ कनेक्शन विद देम, उसके साथ आपका क्या है, कनेक्शन है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम, और उसको आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके कंसर्न में, उसके रिलेटेड ध्यान दीजिएगा, आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, आइडेंटिफाई विथ। आइडेंटिफाई विथ, तो सही आंसर क्या हो गया, बॉल हो गया, क्या, बॉल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चलिए आगे का क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट। डिसीजन में बी एट आइदर थ्रू इनिशिएटिव और थ्रू इनर्सिया। इनर्सिया मतलब जड़त्व होता है, स्थिर होता है, और इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, पहल। ठीक है, या तो आप पहल कीजिए, या तो भी ध्यान दीजिएगा कुछ करिए ही नहीं, इनर्सिया रहिए, जड़त्व के नियम में रहिए। मेनी मिसफॉर्चून, बहुत सारे दुर्भाग्य जो हैं, इन द वर्ल्ड कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है अचानक से आना। द ब्रीज ऑफ इंडिसीजन, इंडिसीजन मतलब होता असमंजस। पावर करप्ट्स बट वीकनेस आल्सो करप्ट्स, पावर तो करप्ट हो ही चुका है, वीकनेस भी करप्ट हो चुका है। द फ्रूट्स ऑफ वीकनेस, फ्रूट्स मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मीन्स फल का प्रकार या परिणाम होता है। लाइक फियर, बिटरनेस एंड सस्पिशन,
कैन इन अ पैरालिसिस ऑफ डिसीजन, इनर डिसीजन कैन प्रोड्यूस इंडिसीजन and indecision results by weakness by character, and occasional wrong decision may be sometimes to indecision. The man is often self-centered, he fears making and the fear paralysis them. देखिएगा एक फैक्ट लिखा हुआ है और डिसीजन से रिलेटेड कोई चीज लिखा हुआ है, बात लिखा गया है कि जो आपका डिसीजन है कब आता है, कहाँ से आता है, असमंजस इसका क्या रिलेशन है, इसमें फियर क्या रोल प्ले करता है, संदेह क्या रोल प्ले करता है, बहुत तरह का बात बोला है कि ये करेक्टर का वीकनेस होता है, कभी कभी रॉन्ग डिसीजन क्या हो सकता है, फिर बोला है कि किस प्रकार के आदमी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और वो डरता है क्या करने में, किस प्रकार का चीज करने में डरता है, जो उसको क्या करता है, फियर उसको क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है, एकदम रोक कर रख देता है, बैंड बजा कर रख देता है। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी पैसेज है, आप इसको पढ़ लिए होंगे और जैसे जैसे मैं बताऊंगा तो वैसे वैसे आप समझ भी पाइएगा। देखिए, डिसीजंस में बी एट आइदर थ्रू इनिशिएटिव और थ्रू इनर्सिया। एम्ड है, एम के साथ भी एट आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एम एट का मतलब होता है कोई चीज को करने के लिए टारगेट करना, लक्ष्य रखना। तो एम एट आइदर इनिशिएटिव और थ्रू इनर्सिया नहीं होगा। एम के साथ यहाँ पे एट ठीक है कि प्रीपोजिशन तो सही आ रहा है लेकिन सेंस नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है पवन सर, कटे नहीं वीडियो, थोड़ा सा उसको अच्छा से, पवन जी वीडियो कटना नहीं सही है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है समझने का इसको प्रयास कीजिए। देखिए भाई, कम अक्रॉस में कहाँ पढ़ रहा था, हाँ 10 में। तो एम्ड एट तो होगा नहीं, टारगेट किया जाता है किस पे, इनिशिएटिव और इनर्सिया पे, सही नहीं है। आगे है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है देखना, बताए हैं लुक एट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना। आप कहीं और देख रहे थे और अपने आई को क्या किए, मूव किए, अपने आई को घुमाए दूसरे डायरेक्शन में कोई चीज को देखने के लिए, तो वहां पे लुक एट होता है। तो डिसीजन में भी नहीं होगा, ये आप लुक एट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे है अराइव एट और डेफर एट। डेफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन, कोई चीज को क्या करना, स्थगित करना, मतलब टाल देना। तो यहाँ पे हमारा पोस्टपोन भी नहीं होगा। ठीक है, पोस्टपोन भी नहीं होगा तो डेफर भी गलत हो गया, तो अराइव एट होगा। अराइव एट का एक मतलब होता है कोई निर्णय लेना। ठीक है, कह रहा है कि डिसीजन को लिया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। अराइव एट एक फ्रेजल वर्ब के रूप में आएगा। ठीक है, डिसीजन को अराइव एट किया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है किस माध्यम से, या तो पहल कीजिए, नहीं तो फिर इनर्सिया इनॉट रहिए, दोनों माध्यम से आप डिसीजन को ले सकते हैं। मेनी मिसफॉर्चून्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे जो दुर्भाग्य हैं इस संसार में, केम अक्रॉस द ब्रिज ऑफ इंडिसीजन, जितने भी दुर्भाग्य हैं लगभग ध्यान दीजिएगा किससे रिलेट करते हैं, असमंजस से। पावर करप्ट्स बट वीकनेस आल्सो करप्ट्स, पावर करप्ट हो चुका है, वीकनेस भी करप्ट हो चुका है। द फ्रूट्स ऑफ वीकनेस लाइक, जो ध्यान दीजिए वीकनेस का जो परिणाम है, जैसे कि फियर हो गया, विटरनेस हो गया, सस्पिशन हो गया, ये क्या कर सकता है, डिसीजन को पैरालिसिस कर सकता है। आप अगर क्या करते हैं, वीकनेस है आपके पास, वो सब वीकनेस क्या है, आप अगर डिसीजन लेने में डरते हैं, आपके पास कटुता है, या आप में संदेह का भावना भरा हुआ है, अगर ये सब आपके पास क्वालिटी है, इसी को बोला गया वीकनेस। अगर ध्यान दीजिएगा आपके पास इस तरह का वीकनेस है तो परिणाम यह निकलता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपके डिसीजन को क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, एक घात लगेगा, आघात लगेगा और आप डिसीजन नहीं निकाल सकते। तो इसका परिणाम हो सकता है, तो देखिएगा इसका क्या निकालिएगा, ड्राउन का मतलब तो होता है डूबना, किसी लिक्विड में पर्सन का डूबना क्या होता है, ड्राउन। और ध्यान दीजिए किसी वस्तु का पानी में डूबना क्या होता है, सिंक। मैं पूछूंगा क्लास में, किसी पर्सन का लिक्विड पानी में तरल में डूबना ड्राउन होता है। ठीक है, और किसी मतलब वस्तु को पानी में डूबना क्या होता है, सिंक होता है। ठीक है, क्या होता है, सिंक होता है। एग्जिस्ट, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर वीकनेस है तो इसका अस्तित्व होगा कि आपके डिसीजन में पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। और एग्जिस्ट इन यहाँ पे सही नहीं है, इंडल्ज इन भी नहीं होगा, मतलब कह रहा है कि कैन इंडल्ज, मतलब पैरालिसिस ऑफ डिसीजन में क्या होगा, शामिल होगा, इंडल्ज होगा, ये भी नहीं। आपको कुछ नहीं करना था, अगर रिजल्ट के साथ इन प्रीपोजिशन याद किए हुए हैं तो खटक से आप लगाइए क्या, बॉल।
रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम होना, रिजल्ट होना। तो अगर आपके पास वीकनेस है, किस तरह का वीकनेस है, या तो फियर है, सस्पिशन है, या फिर आपके पास बिटरनेस है, तो इसका परिणाम होता है कि आपके पैरालिसिस, आपके डिसीजन को क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो सही आंसर क्या है, बॉल। हम लोग को क्या याद रखना है छोटू, यहां से रखना है याद, रिजल्ट इन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पैरालिसिस ऑफ डिसीजन, इनर डिसीजन कैन प्रोड्यूस इनडिसीजन। जो अंदर की जो निर्णय होता है वो क्या उत्पन्न कर सकता है, इनडिसीजन, ठीक है, असमंजस। और इनडिसीजन रिजल्ट्स बाय वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, फिर से बोला कि कैरेक्टर के वीकनेस के कारण इनडिसीजन होता है। आगे है एन ऑकेजनल रॉन्ग डिसीजन, कभी कह रहा है कि कभी कभी जो गलत डिसीजन होता है ना, मे बी समटाइम्स टू इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब होता है असमंजस, संदेह, मतलब आप हिचकिचाहट जिसको बोल सकते हैं, हिचकिचाहट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कह रहा है कभी कभी जो होता है गलत डिसीजन क्या होता है, असमंजस से क्या होता है, यूजफुल होता है, प्रेफरेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, सब्सेप्टिबल होता है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा क्या है, टू, और टू के साथ हम लोग ऐसे डिग्री में पढ़ते हैं, क्या डिग्री में पढ़ते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री, क्या प्रेफरेबल, क्या होता है प्रेफरेबल। तो एक तरफ है हमारा क्या रॉन्ग डिसीजन, क्या है रॉन्ग डिसीजन, और एक तरफ क्या है इनडिसीजन, ठीक है इनडिसीजन। तो कभी कभी कह रहा है कि लोग डिसीजन लेने में एकदम असमंजस में होते हैं कि करें कि नहीं करें, तो ऐसे पर्सन जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ कभी कभी क्या होता है कि जो आप डिसीजन लेते हैं ना वो गलत होता है, ठीक है, तो आप इस डर से डिसीजन लेना बंद कर देंगे कि जो मैं डिसीजन लिया हूं वो गलत है, तो फिर सही नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगर आप गलतियां करते हैं तो गलतियां से ही लोग सीखता है, ठीक है। आप सक्सेस का कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि कोई पर्सन 7 टाइम्स में फेल होता है और 8 टाइम्स में जाकर सक्सीड होता है, सक्सेस प्राप्त करता है। तो किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होने का यही एक कॉन्सेप्ट होता है जो सारे भाई लोग जानते हैं। अब 7 टाइम्स क्या होगे, फेल होगे, आपको फेलियर हाथ लगेगा, लेकिन 8 टाइम्स में आप क्या प्राप्त कीजिएगा, सक्सेस प्राप्त कीजिएगा। और आप इतना गलतियां करने के बाद जब एक बार आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे तो आपको अपने मेहनत पे, अपने एफर्ट पे भरोसा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा, और कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा तो आगे का जो रास्ता है आपके लिए सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोला है, कभी कभी रॉन्ग डिसीजन जो होता है ना, इन डिसीजन से बेहतर होता है, असमंजस से बेहतर होता है। आप सोच रहे हैं कि डिसीजन लें कि नहीं लें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे बेहतर है कि डिसीजन ले ही लो, गलत होता है तो होता है, तो प्रेफरेबल टू होता है। सही आंसर कौन हो गया, बॉल। आगे चलते हैं छोटू। द मैन इज ऑफन सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित होता है। तो किस प्रकार के आदमी आत्म केंद्रित होता है, डिसऑनेस्ट, कॉमन, सेल्फिश, इनडिसाइसिव। तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे पर्सन तो सेल्फिश लगा दिए होंगे कि सर सेल्फिश ही तो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश का क्या है, सीनो है। लेकिन आप ये जो पैसेज को पढ़े हैं तो पैसेज में वर्ड पे भी ध्यान देना होता है कि किस वर्ड का चर्चा किया गया है, उसी वर्ड को ध्यान में रखते हुए क्लोज टेस्ट में वर्ड फिल करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम क्लोज टेस्ट में चारों ऑप्शन सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब 4 में से कोई एक ही फिल होता है। क्लोज टेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है, सबका हिंदी निकाल कर देखोगे तो सेम मीनिंग निकलेगा, लेकिन हाँ डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन से वर्ड जो है इस पैसेज के अनुसार रिलीवेंट है, उसके अनुसार ही फिल होता है डियर। तो सेल्फ सेंटर्ड के अनुसार आप सेल्फिश लगा सकते हैं, फिर एक डिसऑनेस्ट है, कॉमन है, और एक इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव का मतलब होता है जो निर्णय नहीं ले पाता है, जो असमंजस में पड़ा हुआ है, जो टोल मटोल कर रहा है कि ऐसे करें कि वैसे करें, डिसीजन ना ले कि ना ले कि ना ले। तो अब बताइएगा ये जो पैसेज था इसमें डिसीजन की बात किया, इनडिसीजन का बात किया, और उसी जैसा एक वर्ड है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव मतलब है अनिर्णय वाला स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, निर्णय नहीं लेने वाला पर्सन, जो निर्णय नहीं ले पाता हो, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो। तो हमारे अनुसार सेल्फिश यहाँ पे गलत है, सही क्या हो जाएगा, इनडिसाइसिव, ठीक है। इनडिसाइसिव जो पर्सन होते हैं क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। उसी को बोला जाता है क्या, पराया जो होते हैं क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वैसे लोग ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। चलिए आगे है
उसी के लिए यूज किया है ही फेयर्स मेकिंग, ठीक है, ही फियर्स मेकिंग। अब देखिएगा यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया ही, ये भी आपको रेफरेंस दे रहा था कि यहाँ पे किस प्रकार का वर्ड यूज होना चाहिए, ही फियर्स मेकिंग एंड द फियर पैरालिसिस हिम। और यही डर उसको क्या करता है, आघात पहुंचाता है, ब्लॉक कर देता है, उसके माइंड को, थॉट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो वैसे पर्सन क्या होते हैं, क्वेरी करने में डरते हैं, मिस्टेक करने में डरते हैं, प्रेजेंटेशन करने में डरते हैं, डिसीजन बनाने में डरते हैं। तो मेक अ डिसीजन एक कोलोकेशन है, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। कोलोकेशन क्या होता है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन को कोलोकेशन बोलते हैं, जैसे स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, ठीक है। उसी प्रकार से मेक अ डिसीजन होता है, मेक अ मिस्टेक होता है। तो मेक अ मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे गलती की बात नहीं कर रहा है। अब शुरू से लेकर अंत तक पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान दिए डिसीजन की बात कर रहा है, तो कोलोकेशन के अनुसार तो ये भी होता है, लेकिन ये गलत है। डिसीजन की बात कर रहा है। ऐसे लोग डिसीजन बनाने में क्या होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। क्वेरी मतलब खोजबीन थोड़े ना है, प्रेजेंटेशन थोड़े ना है कि जॉब के लिए कहीं पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो क्या होगा, डिसीजन। ऐसे व्यक्ति डिसीजन लेने से डरते हैं, और जब ऐसे व्यक्ति डिसीजन लेने से डरते हैं तो इसी के लिए यहाँ पे नाउन आप यूज कर सकते थे। वैसा व्यक्ति जो डिसीजन लेने में क्या होता है, घबराता है, हिचकिचाता है, उसके पास असमंजस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे भी देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, अनडिसाइसिव हो जाता। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूं और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लगभग 100 से 150 आप कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, क्लोज टेस्ट कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा। क्योंकि फिर वही सारे एक्सप्रेशन रिपीट होते हैं जो आपको अभी नया लग रहे हैं और जिसमें आप अभी फंस रहे हैं। बाद में आप नहीं फंसिएगा, आपके लिए भी वही चीज हो जाएगा यहाँ पे कि एम एट होता है, अराइव एट होता है। एम एट पर टारगेट को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे निर्णय लेने के लिए क्या होगा, अराइव एट होगा। किसी मतलब सक्सेस पर, किसी मुकाम पे पहुंचना क्या होता है, अराइव एट होता है। फिर यहाँ से एक्सप्रेशन पता चला कि रिजल्ट इन के साथ आता है, फिर पता चला कि प्रेफरेबल टू होता है, और फिर पता चला कि मेक क्या होता है, मेक या डिसीजन या मिस्टेक होता है। तो बहुत आसान तो था, 3 तो आपको ग्रामर से ही बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इट वॉज टू हॉट कह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी था। टू हॉट का मतलब हो गया हद से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। सो इसलिए, सो यहाँ पे कंजंक्शन है जिसका मतलब इसलिए हुआ। सम वॉलेंटियर्स हैंडेड फ्रेश लाइम सोडा टू एवरीवन। तो ये पढ़ाया जा चुका है, क्या हो जाएगा, हैंडेड अराउंड हो जाएगा। ये पहले के भी सेशन में करवाया जा चुका है, एक क्वेश्चन रिपीटेड मैं दिया हूं। ये जो फ्रेजल वर्ब है रिपीटेड है, जो भाई पहले का सेशन नहीं देखे देख लीजिएगा, इसमें बता देता हूं। हैंड अराउंड का मतलब होता है एक ग्रुप में जितने भी पर्सन होते हैं उसको कोई चीज ऑफर करना या पास करना, खास करके फूड या ड्रिंक्स को। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, बोलबम जाते हैं, किसी भी आप ध्यान दीजिएगा रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। वहां पे आपको पानी पिलाया जाता है। आप किसी मिशन पे जा रहे हैं गर्मी के दिन में, पितृपक्ष में लोग आते हैं, या फिर कहीं पे भी लोग आते हैं, तो देखिएगा उनको नींबू पानी पिलाया जाएगा, या फिर पानी पिलाया जाएगा, लस्सी पिलाया जाएगा। बहुत तरह का चीजें लोग करते हैं, मतलब सामाजिक कार्य लोग करते हैं। तो सामाजिक कार्य के लिए कोई लोग कहीं पे जा रहा है, पूरे के ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबको ऑफर करना या फिर पास करना, क्या, कोई ड्रिंक या फूड पास करना, ऑफर करना फ्री में, तो उसी को बोलते हैं क्या, हैंड अराउंड। खास करके ड्रिंक और फूड के लिए होता है। हैंड ओवर का मतलब होता है कोई जिम्मेवारी या सत्ता किसी को सौंप देना। आप किसी चीज पर आपका कोई पोजीशन था, अधिकार था, और उस पोजीशन, उस अधिकार को किसी और को दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हैंड ओवर। तो हैंड ओवर का हिंदी क्या लिख लोगे, सौंपना, अपना अधिकार आदि को सौंपना, ठीक है। हैंड ऑन का मतलब क्या होता है, हैंड ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई चीज दे देना ताकि वो अब इसका प्रयोग करे या वो इसके साथ अब अपना मतलब डील करे, तो उसी को बोलते हैं हैंड ऑन। हैंड ऑन का मतलब कोई चीज किसी को दे देना प्रयोग करने के लिए। हैंड अराउंड का मतलब होता है भोजन या ड्रिंक को क्या करना, पास करना, ऑफर करना, बांटना। हैंड ओवर का मतलब होता है अपने जिम्मेवारी को किसी को सौंपना। और हैंड आउट का मतलब होता है किसी ग्रुप में ढेर सारे मेंबर्स को, ए नंबर ऑफ मेंबर्स को ऑफ अ ग्रुप के, ध्यान दीजिएगा, किसी ग्रुप के नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को कोई चीजें
कोई चीजें क्या करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, उसी को हैंड आउट बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। हैंड डाउन का मतलब कोई चीज किसी को दे देना कि आज से इसका देखभाल आप कीजिए, इसका प्रयोग आप कीजिए। हैंड आउट का मतलब होता है ढेर सारा संख्या में कोई चीज ग्रुप में सारे मेंबर को बांटना, वितरण करना। हैंड अराउंड का मतलब हो गया ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को क्या करना, पास करना, ऑफर करना ड्रिंक या फूड को। और हैंड ओवर का मतलब हो गया किसी को जिम्मेवारी क्या करना, सौंपना। आगे है ड्रॉप आउट ऑफ। ड्रॉप आउट ऑफ का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है अपने प्रयास में असफल होना, तो फेल इन द अटेम्प्ट। क्या हो जाएगा, फेल इन द अटेम्प्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझिए। डेंस फॉग ऑन द हाईवे वाज द कॉज ऑफ द कॉलिजन। कह रहा है कि घना जो फॉग का जो मतलब एरिया था, कहां पे, हाईवे पे, वही कारण था किसका, कॉल्यूजन का, बिटवीन द ट्रक एंड अ स्कूल बस। ट्रक और स्कूल बस में क्या हुआ, टक्कर हुआ है। इसका कारण क्या था, फॉग। तो टक्कर का अंग्रेजी कॉल्यूजन नहीं होता है, कॉलिजन होता है। क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन मतलब टक्कर, कॉल्यूजन मतलब तो साठ गांठ होता है। कोई गलत काम के लिए व्यक्ति लोग आपस में मीटिंग करता है, सम्मेलन करता है, तो उसी को कॉल्यूजन बोलते हैं। और कॉलिजन मतलब टक्कर, तो सही आंसर क्या है, सेकंड है। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, सीनो पूछ रहा है। बीटर मतलब कटु होता है। रिवर्स मतलब उल्टा या विपरीत होता है। एडवर्स मतलब ही विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है। और अपोजिट मतलब के सामने होता है। ऐसे तो इसका कोई सीनो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो चारों ऑप्शन में चुनना हो तो किसको चुनेंगे, थर्ड को। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने, जो आपके सम्मुख है। तो जो सामने रहेगा उसी को ना आप ऑब्जॉर्व कीजिएगा, उसी का ना निरीक्षण करिएगा। तो निरीक्षण करना या निरीक्षण करना, आई मीन सम्मुख होना, सामने होना। तो सही आंसर क्या है, कैट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या है, इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। फोरहेड मतलब सिर होता है या ललाट होता है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फिन मतलब बहाना करना, ढोंग करना, ये भी सही है। फोरफिट का स्पेलिंग गलत है, FORFEIT। फोरफिट मतलब जुर्माना देना या फिर पेनल्टी देना जिसको बोलते हैं, या फिर अपना कोई चीज जब्त करा लेना, जब्त करा लेना एज अ पनिशमेंट, उसी को फोरफिट बोलते हैं। फॉरेन का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, EI होता है, जिसका मतलब विदेशी होता है। फॉरेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, तो आप बोलेंगे कि क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा, इस प्रकार का एक एडवर्ब होता है क्या, एब्रोड। एब्रोड क्या होता है, एडवर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, विदेश में, याद रखना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखिएगा कि फॉरेन यूज होगा कि एब्रॉड यूज होगा। अच्छा, तो इसमें आपका गलत आंसर क्या था, कैट। आगे चलते हैं, एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है क्या करना, चकमा देना, बच निकलना या फिर टाल मटोल करना। तो इसका सीनो पूछ रहा है, तो कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, भ्रमित करना, अपने शब्दों के माध्यम से, या फिर अच्छा से नहीं समझा पाते हैं किसी को, तो क्या कर दिए, कंफ्यूज कर दिए। आपका आइडिया जो है, आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं था, तो जो बच्चा जानता था उसको भी पहले सब क्या कर दिए, कंफ्यूज कर दिए, तो ये कंफ्यूज हो गया। डॉज मतलब होता है बच निकलना, चकमा देना, और इसका मतलब बच निकलना, चकमा देना, तो सही सुनो क्या है, डॉज है। डिस्पेयर का मतलब होता है क्या, निराशा। आप बोल सकते हैं विदाउट होप, क्या बोल सकते हैं, विदाउट होप, इसी को बोलते हैं निराशा। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, तो निराशा हो गया। मिसलीड का मतलब होता है भटकाना। मिसलीड मीन्स क्या होता है, भटकाना, किसी को मतलब गलत डायरेक्शन में एडवाइस करना, गलत डायरेक्शन में ले जाना, गलत थॉट किसी को देना, उसी को बोलते हैं मिसलीड, भटका देना। इसलिए बोला जाता है कि गलत लोगों के संगति मत पड़ा करें, नहीं तो आपको क्या करेगा, मिसलीड करेगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, डॉ, चकमा देना, बच निकलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां से वीडियो में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं जहां से वीडियो कट हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 से, उसको मैं फिर से बता देता हूं, देख लीजिए। वो जो लगा हुआ था प्लग, जो था साउंड रिकॉर्ड वाला, लाइन वाला केबल में था, लाइन अचानक से कट गया तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो मुझे फिर से दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। देख लो, एक है आपका क्या बनाना है, पैसिव। पैसिव बनाना, तो यहाँ पे आस क्या है, V2 है, और ये V2 है, तो इसका पैसिव बनाना है। तो बताया जा चुका है कि V2 के लिए वाज वर्ब भी थर्ड आता है। तो यहाँ पे आय के साथ, ये तो सब्जेक्ट बनेगा, ये पहले आएगा, तो ये वर नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हो गया।
आई के साथ वाज आस्क्ड, वाई वाज आस्क्ड बिल्कुल सही है। इफ आई तीनों सही है, कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना होगा। आई के साथ कुड है तो कुड यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। ऑल के साथ क्वेश्चन है और ऑल के साथ काउंटेबल नाउन आता तो प्लूरल होता है, तो ये गलत हो गया, तो बॉल भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो गया? कैट। इसमें कितने क्लाउज हैं? 2 क्लाउज। पहला क्लाउज का पैसिव बनाना है, दूसरे क्लाउज को एज यूजुअल एज बिफोर छोड़ देना है। ठीक है, आगे चलोगे। इसमें आपको चुनना है क्या? रॉन्गली स्पेल चुनना है। नरेशन का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, NARRATION। नरेशन में डबल आर होता है ना, देख लेना। नियोलिथिक मतलब क्या होता है? नव पाषाण काल, बिल्कुल सही है। नोस्टाल्जिया मतलब होता है क्या? बीती बातों का याद। ठीक है, तो नोस्टाल्जिया हो गया। एक होता है एमनेजिया, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी। और एक होता है एफेसिया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ स्पीच, वाचाघात। और नॉक्चुरल का मतलब होता है रात्रिचर, जो रात में एक्टिव रहता है। तो गलत स्पेलिंग किसका था? नरेशन का। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैं भी पढ़ा दिया था तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, तो देख लीजिए। आइए, पेस्टल। पेस्टल का मतलब होता है क्या? आप पेस्टल मीन्स बोल सकते हैं सॉफ्ट एंड डिलिकेट शेड ऑफ लाइट। प्रकाश का एक सॉफ्ट और डेलिकेट धब्बा प्रकार का जो निशान होता है, शेड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पेस्टल। अर्बन और अर्बन दो होता है, आप दोनों का देख लेना मीनिंग क्या होता है। मैं पहले के सेशन में पढ़ा चुका हूं, जो भाई नहीं देखे हैं सेशन को देख लीजिए, और नहीं भी देखना चाहते हैं तो अपना देख लीजिएगा। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, ब्राइट मतलब चमकीला, स्वीट मतलब मीठा। तो लाइट से रिलेटेड वर्ड है, तो इसका सीनो क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। क्या होगा? ब्राइट। ठीक है, आगे है आपको ग्रामेटिकली एरर चुनना है। ही आस्क मी मेनी टाइम्स, मेनी के बाद क्या होगा? टाइम्स पुल्लल होना चाहिए, तो मेनी टाइम्स होगा। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है? एडवर्ब है, और मेनी के साथ पुल्लल चाहिए, तो गलती किस पार्ट में है? जिसमें भी मेनी वाला पार्ट होगा वही एरर है। कौन? फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे कि मेनी के अगर तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो हर हाल में क्या होगा? पीसीएन होगा। पुल्लल काउंटेबल नाउन होगा, वर्ब क्या होगा? पुल्लल होगा। लेकिन अगर मेनी के तुरंत बाद A/N आ जाता है तो इसके बाद नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग के साथ ग्रेट आ जाएगा या फिर गुड आएगा। ठीक है, और इसके बाद मेनी आएगा, और मेनी के बाद आएगा क्या? पीसीएन। तो इसके बाद भी कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है छोटू, कि मेनी के तुरंत बाद पीसीएन। ठीक है, मेनी के तुरंत बाद क्या? पीसीएन, और वर्ब भी कैसा? प्लूरल होगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेनी के साथ अगर ग्रेट और गुड आ जाए तो आर्टिकल हमेशा क्या आएगा? ए आएगा, नहीं दीजिएगा तो कॉमन एरर। लेकिन मेनी के तुरंत बाद नाउन नहीं आकर A/N आ जाए तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो मेनी के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो टाइम नहीं क्या होगा? टाइम्स होगा। सही आंसर है फर्स्ट। चलते हैं मॉक टेस्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आपका PQRS है। द टीनी बैक्टीरियल प्लांट्स दैट लिव इन सॉइल हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स बी कल्टीवेट। कह रहा है कि छोटे छोटे जो बैक्टीरियल प्लांट होते हैं, जो क्या करते हैं? सॉइल में होते हैं, रहते हैं, वो हेल्प करते हैं क्या? भोजन को प्रिपेयर करने में। किसको? पेड़ पौधों के लिए, जो उन लोग क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक द सॉइल फेवरेबल, बट दिस सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल। तो जैसे ही दिज बैक्टीरिया आया है, तो आप बैक्टीरिया ढूंढिए कि कौन से सेंटेंस में आया है। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं तो बैक्टीरिया नहीं, अरे बैक्टीरियल प्लांट्स है, बैक्टीरिया थोड़े ना आया। इसमें देखोगे तो देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ क्या हो गया? फर्टाइल सॉइल। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर क्या हो गया? हेल्पफुल। अच्छा, यहां पे देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया का चर्चा कहां हुआ है? आर में। ठीक है, और इसी ध्यान दीजिएगा, मिलियंस लाखों बैक्टीरिया में से फिर एक यहां पे टर्म निकला है सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। पहले आप बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर उसके कुछ प्रकार को बताइएगा ना, कि कुछ प्रकार बताइएगा फिर बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, नहीं।
सबसे पहले बोलिए आई हैव ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सीरियस, ऐसे ना बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पहले आएगा, सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया बाद में आएगा। तो आर के बाद हमारा क्या आएगा, एस आ रहा है क्या, आर के बाद एस आएगा। अच्छा, दीज सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, आर के बाद हमारा एस भी नहीं आ रहा है, आर के बाद कोई और भी कॉन्सेप्ट को रखेंगे। देखिए जैसे मैं फंस रहा हूँ PQRS में, अगर आप भी उसी तरीका से फंसते हैं तो समझिए कि आप बेहतर जा रहे हैं। चलिए मैं फिर से एक बार देखता हूँ, मुझे तो लग रहा था कि आर के बाद एस होगा, बट दीज सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल, सम काइंड्स आर बैक्टीरिया आर क्या हो गया, हार्मफुल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमको देखने को मिला है, देखिएगा एक चीज यहाँ पे देखने को मिला, मैं उसको रिलेट करके बताता हूँ क्या है नहीं है। कह रहा है कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं क्या है हमारे लिए हार्मफुल हैं, ए नेगेटिव वर्ड बोला। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए क्या बोला है, पॉजिटिव वर्ड, कि सम सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड क्या हो गया, हेल्पफुल। तो इसका एक कंट्रास्ट है, एक क्या है, कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट वाला सेंटेंस आसपास होगा तो लिंक बन रहा है किसका, एसक्यू का। एसक्यू यहाँ है, एसक्यू यहाँ नहीं है, एसक्यू यहाँ है और एसक्यू यहाँ नहीं है। तो दो ऑप्शन में आप फंस चुके हैं, या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। अब हम लोग को दो ऑप्शन में फंस चुके हैं तो सही ऑप्शन के माध्यम से जाना है कि सही क्या होगा। अब देखना है कि सेंटेंस का शुरुआत एस करेगा कि आर करेगा। तो हमको तो लग रहा है यही चीज कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सम काइंड से पहले आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आर यहाँ पे पहले आएगा, तो ये सेंटेंस का शुरुआत नहीं करेगा, तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड। अच्छा, आर के बाद मैंने आपको बोला था पहले कि आर के बाद एस होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सॉइल, इसके बाद उन्होंने क्या रखा, पी रखा। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक द सॉइल क्या हो गया, फेवरेबल। और इसके लिए फार्मर क्या करता है, फार्मर क्या करता है, मतलब हार्ड वर्क करता है सॉइल को फेवरेबल बनाने के लिए। ऐसे आर के बाद ए सटीक था लेकिन पी रखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आर के बाद एक नया टर्म पी लेकर आया था, फिर उसके बाद क्या उन्होंने करा, आर के बारे में जो आपको मिलियंस बैक्टीरिया लिखा था उसके ही बारे में बोला, सम काइंड्स ऑफ क्या हो गया, बैक्टीरिया। तो सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कहाँ बोला, एस में बोला, और इसी बैक्टीरिया को फिर बोला कि बट दीज सॉइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल, तो क्या हो गया, क्यू हो गया। सही आंसर क्या है, थर्ड है। सही आंसर क्या है, थर्ड है। तो ये आज का बेहतरीन 25 क्वेश्चंस थे इंग्लिश का। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जब सेशन लेकर मैं आ रहा हूँ 25 क्वेश्चंस का, तो आप सेशन को कंटिन्यू एंजॉय कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जरूर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। और कंटिन्यू देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे समय दीजिए। इस वीडियो के बाद मैं एक मैथ का भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो मेरा एक प्रयास है कि 25 क्वेश्चंस इंग्लिश का लाया जाए मेरे द्वारा, और 20 क्वेश्चंस मैथ का, बेहतरीन 20 क्वेश्चंस मैथ का, ताकि मैथ में भी आपको सही अप्रोच, सटीक अप्रोच बता पाऊँ कि बड़े बड़े मैथ में, कॉन्सेप्चुअल मैथ में बनाने का सही अप्रोच क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को फिर से वॉच करने के लिए, लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।